नमस्कार गाइस। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को मेरा प्रणाम। सो गाइस, आज जो मेरी कहानी है थोड़ा सा फेस के साथ आएगी। अभी तक मैंने कहानियां सारी बनाई हैं कॉमिक बुक स्टाइल में, तो अब मैं कॉमिक बुक स्टाइल ना बना के अब फेस से थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। गाइस, थोड़ी सी मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो मेरे शब्द कुछ फंस के निकलेंगे, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो गाइस, आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी शुरू होती है एक रॉय नाम के आदमी से। रॉय नाम का आदमी जो होता है वो एक अधिकारी होता है जिसे तलाश होती है एक गायब औरत की। तो एक गायब औरत की तलाश के लिए वो एक टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू में क्या होता है कि एक आश्रम होता है जिसपे वो जाना चाहता है। तो वहां से उसको खबर मिलती है कि वो जो लेडी है वो इस टापू से गायब हो गई है। तो रॉय उसी जांच को करने के लिए उस टापू की ओर निकल पड़ता है। तो रॉय होता है लेकिन वो जो रॉय होता है वो अंदर से बहुत थका हुआ होता है, एकदम टूटा हुआ होता है गाइस। पता नहीं उसके अंदर एक खालीपन, एक कोई पुरानी थकान उसके अंदर होती है जो उसको अंदर से दबाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो चीज क्या है। लेकिन उन सबको हटाकर वो उस औरत की तलाश में निकल पड़ता है आगे की ओर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जिसे रॉय ढूंढ रहा है, क्या वो असली में गायब हुई है, या फिर उसका ये भ्रम है, या फिर ये कोई चीज उसके खिलाफ एक षड्यंत्र है जो उसके खिलाफ किया जा रहा है। ये एक क्वेश्चन उठता है गाइस। तो रॉय फिर धीरे धीरे उस टापू पर पहुंचता है। तो उस टापू पर एक आश्रम होता है, इसका नाम होता है संयत। उससे क्या है, वो जो आश्रम होता है गाइस, वो मानसिक रोगियों के लिए बना होता है। वहां पर कहते हैं कि वहां पे इंसानों का इलाज नहीं होता है, बल्कि इंसानों को मार दिया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसा कुछ सुनने में आता था। तो वो रॉय के दिमाग में भी यही था कि जरूर कुछ इन लोगों ने, आश्रम वालों ने उस महिला के साथ कुछ ऐसा कुछ किया होगा कि वो उसने अपना आपको मार दिया होगा, या तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो वो रॉय उस आश्रम में जाता है फिर। तो उसके साथ में एक उसका साथी भी होता है, उसका नाम होता है नीरज। वो उसका साथी अधिकारी होता है। नीरज जो होता है वो बहुत शांत आदमी होता है, और जो चीजें बोलता है काफी सोच समझ के बोलता है। वो रॉय के डर को समझता भी है गाइस, और वो खुद थोड़ा सा असहज भी होता है वहां पे जाने पे। लेकिन कोई ना, फिर ये दोनों लोग वहां पर पहुंचते हैं और उस टापू की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो वहां पे उतरते हैं, उनकी मुलाकात होती है वहां के डॉक्टर शशिकांत से। शशिकांत एक बहुत ही अजीब सा आदमी था। मतलब वो देखने में आपको एक काफी शरीफ आदमी लगेगा, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो कहीं ना कहीं एक झूठ बोलती थी, ऐसा था। तो रॉय जो हमारा किरदार होता है, उसको मतलब वो लोगों के चेहरे पढ़ लेता है। मतलब कोई आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो उसके अंदर ये कुछ कुदरती देन थी कि वो सामने वाले के चेहरे को पढ़ लेता है। तो जब शशिकांत से उसने मुलाकात की, तो वो मुलाकात करते ही वो समझ गया कि शशिकांत कुछ झूठ बोल रहा है। इस जो मुझे केस शशिकांत दे रहा है, ये कुछ ठीक नहीं है। वो जो औरत है वो शशिकांत ने या तो मरवा दी है, या फिर उसके हाथों कुछ आदमियों के हाथ वो मरवा दी गई है, ऐसा कुछ है। और वो इस केस को झूठा करने के लिए मुझे बुलाया उसने। तो रॉय के दिमाग में ये चल रहा होता है। खैर, तो रॉय वहां पे प्रवेश करता है, दोनों, नीरज भी साथ में होता है, और ये दोनों शशिकांत से मिलते हैं। शशिकांत उन्हें एक केस दिखाता है, माया वर्मा। जो लड़की गायब होती है उसका नाम होता है माया वर्मा। वो बताता है कि वो माया वर्मा जो लड़की है वो अपने लॉकर से एकदम से गायब हो गई, जबकि लॉकर हर तरफ से बंद है, कहीं पर भी मतलब निकलने का कोई स्कोप नहीं। और फिर भी वो कहता कि यहां से वो एकदम से जैसे भाप की तरह गायब हो गई है। जब रॉय को ये तस्वीर मिलती है माया वर्मा की, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है रॉय को कि ये इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। पता नहीं उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में लगता है कि यार इस लड़की से मेरा कहीं गहरा कनेक्शन है, और इसे मैं कहीं मिल चुका हूं। ये केस फिर इन दोनों को सौंप दिया जाता है। और फिर रॉय जो है जब रात में अकेले में रहता है,
तो उसे उस लड़की की याद आती है। वो जो लड़की होती है वो माया वर्मा नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है, उसका नाम होता है कविता। तो रॉय अपनी पत्नी कविता को याद करता है और कहता है कि कविता और माया मुझे एक जैसे क्यों लगते हैं। मतलब उसे लगता है कि कविता और माया एक जैसे हैं, क्योंकि जो रॉय की पत्नी होती है कविता, वो मर चुकी होती है काफी साल पहले। और जब वो माया को देखता है तो उसे लगता है कि ये मेरी कविता ऐसे क्यों है। मतलब उसे लगता है कि ये कविता ही क्यों नहीं, ये कविता ही है, क्योंकि जो उसकी पत्नी होती है उसे मरे काफी साल हो चुके होते हैं और वो उसे चेहरा ढंग से याद नहीं रहता है। जो आश्रम होता है वहां पे जो मरीज होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं होता है, यहाँ पे सबको खत्म कर दिया जाता है। जिन दिन से भी रॉय मिलता है वो हर मरीज रॉय से यही कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे ये लोग तुम्हें भी मार देंगे, जैसे ही बोल हम सबको मेंटली टॉर्चर करके मार रहे हैं। तो लेकिन रॉय कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, जो एक केस है मैं उसको सॉल्व करके ही जाऊंगा। तभी एक बूढ़ी औरत रॉय से कहती है कि बेटा तुम यहाँ करने आए क्यों हो, अगर तुम यहाँ रहोगे तो ये तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। रॉय थोड़ा सा डरता है, तो कहता कि हर कोई जो मुझसे मिलता है मुझसे यही कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जैसे वो लोग कभी ना कभी रॉय से मिले हुए हों या फिर कभी रॉय को जानते हों, ऐसा लगता है। रॉय को भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ क्या मैं इन्हें कभी पहले मिला हूँ या फिर ये लोग मुझे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि जैसे ये लोग मुझे जानते हैं। खैर कहानी आगे बढ़ती है। एक रात बिजली चली जाती है और रॉय कमरे में अकेला हो जाता है। उसे कविता का एक सपना आता है जिसमें वो कहती है तुम किसी को ढूंढने नहीं आए हो, तुम खुद से भाग रहे हो। ये कविता रॉय से कहती है उस सपने में। उसी पल रॉय जाग जाता है। उसे एकदम ये लगता है कि ये कविता मुझसे क्या कह रही है आखिर, कि मैं किसी को ढूंढने नहीं आया हूं, मैं खुद से भाग रहा हूं। वहां के जितने भी मरीज होते हैं वो रॉय को पहचानने लगते हैं। वो कहते हैं कि रॉय तुम यहीं के हो, तुम यहीं के हो, तुम कहीं बाहर के नहीं हो। सारे मरीज उससे यही सवाल यही कहने लगते हैं कि तुम यहीं के हो, तुम यहीं के हो। और रॉय इन सब चीजों से डर जाता है। फिर वो अपने साथी नीरज से मिलता है। वो कहता कि ये सारे मरीज मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम यहीं के हो, तुम यहीं के हो। और मेरी पत्नी कविता, उसका भी मुझे सपना आया। वो कह रही थी कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम तो यहीं के हो, तुम अब खुद से भाग रहे हो। तो नीरज भी अब उससे कहने लगता है कि सर आप हो सकता है कि आप शायद यहीं के ही हो। नीरज भी उससे यही कह देता है। और राय कहता कि तुम तो मेरे जूनियर, तुम मुझसे कैसे कह सकते हो। तो नीरज कहता है कि सर शायद आपका दिमाग में कुछ असर हुआ है जिस कारण आप पहले यहाँ पे शायद पहले आए हो लेकिन आपको याद ना हो। तो नीरज का व्यवहार भी रॉय की तरह थोड़ा सा बदलने लगता है गाइस। तभी रॉय एक वार्ड नंबर 13 पे पहुंचता है। वार्ड नंबर 13 एक ऐसा रहस्यमय ब्लॉक होता है जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है। जैसे रॉय वहां पे जाना चाहता है तो शशिकांत उसको रोकता है। शशिकांत कहता है कि तुम यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। तो रॉय कहता है कि ऐसा क्यों। तो रॉय कहता है कि तुम जितना भागोगे तुम उतने अंदर फंसोगे। तो रॉय कहता है कि ये आप मुझसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गाइस जो वार्ड नंबर 13 होता है ये वही वार्ड होता है जहां पर रॉय का इलाज चल रहा होता है। खैर रॉय कैसे ना कैसे करके उस वार्ड नंबर 13 पे पहुंचता है, मतलब छुपा के। और वो जैसे ही वहां पे पहुंचता है वो एक आईने को देखता है। तो उस आईने में जब वो उस आईने को देखता है तो उसमें खुद को देखता है। तो उसको जब वो खुद को देखता है वो कहता है कि यार मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुका हूं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इसी चीज का हिस्सा हूं। और सवाल अब ये उठता है कि रॉय क्या अधिकारी था या फिर एक मरीज था जो यहाँ पर एक कैद था जिसे इन लोगों ने रिहा किया और एक अधिकारी के तौर पे भेजा। ये क्वेश्चन उठता है। तभी जो डॉक्टर शशिकांत होते हैं वो रॉय को एक अलग कमरे में ले जाते हैं और सभी लोग, सारे मरीज उसके सामने बैठते हैं। वो सभी लोग ये कहते हैं कि रॉय तुम इसी आश्रम के मरीज हो और तुम्हारा असली नाम रॉय नहीं अजय वर्मा है। रॉय सब सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि क्या मेरा नाम अजय वर्मा है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहीं का मरीज हूँ। तो पूछता कि आप लोगों ने फिर मुझे भेजा क्यों, अधिकारी के तौर पे क्यों भेजा आप लोगों ने मुझे। तो डॉक्टर शशिकांत उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी थी जिसका नाम था कविता, और कविता एक मानसिक रूप से बीमार लेडी थी
जिसने अपने 3 बच्चों को डुबा के मार डाला था। और जब तुम अपने घर में पहुंचे, जब तुमने ये मंजर देखा तो तुम सदमे में चले गए, और तुम सदमे में जाकर तुमने अपनी पत्नी कविता को गोली मार दी और खुद मानसिक तौर पर ग्रस्त हो गए। तो तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लाया गया और तुम तब से यहीं भी भर्ती हो। ये खेल तभी इसलिए रचा गया ताकि तुम्हें एक अधिकारी के तौर पर भेजा जाए बाहर, ताकि तुम एक अधिकारी के तौर पर यहाँ पे आओ और अपनी ही पत्नी का केस फिर से सुलझाओ, ताकि तुम उस चीज से ना भागो जिस चीज से तुम हमेशा भागते रहे कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। तो ये केस होता है गाइस। सो गाइस, ये पूरा केस यही होता है कि ये जो आश्रम वाले होते हैं वो रॉय को मतलब बुलाते हैं एक अधिकारी के तौर पे, ताकि वो रॉय अपनी सच्चाई को कबूल सके कि हाँ मैंने उसका कत्ल किया है, मैंने उसको मारा है। कि रॉय अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, मैंने उसे मारा है। तो रॉय फिर उन सबके मरीजों के सामने बोलता है कि हाँ मुझसे गलती हुई और मैंने उसे मारा। लेकिन वो कुछ दिन शांत रहता है, उन सबके साथ रहता है, लेकिन अचानक फिर अपने साथी नीरज से कहता है कि आज कोई नया केस है। तो ये सुनते ही जो डॉक्टर शशिकांत होते हैं, जो नीरज होता है, सब लोग मतलब ये समझते हैं कि रॉय ने अभी तक इस सच को फिर से स्वीकारा नहीं है। मतलब उनकी सारी मेहनत फिर से बेकार हो जाती है गाइस। वो मतलब ये सोचते हैं कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, रॉय को भेजा है बाहर अधिकारी के तौर पे, फिर भी वो मतलब कुछ दिन उसके दिमाग में ये रहता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, और बाद में फिर से वो कहता है कि नहीं, ये सब चीजें क्या हो रही हैं। तो ये कहानी इसी पे घूमती है कि कैसे एक आदमी जो मतलब जिसको मतलब सही करने के लिए पूरा आश्रम एक खेल रचता है, उसे बाहर से बुलाया जाता है अपने ही केस को सुलझाने के लिए। लेकिन उस आदमी को मालूम चलता है कि ये केस खुद का अपना ही केस है और उसने अपनी वाइफ को मारा है। तो बाद में उसे ये दिखाते हैं कि आप लोग तुम अपने आप को सुधार लो, अपने आप को स्वीकार कर लो ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए। लेकिन गाइस वो रॉय इतना, जो अजय वर्मा होता है वो इतना झक्की होता है कि वो मानता ही नहीं चीज को, और अपने दिमाग में यही कहता है कि मैंने अभी तक उसको मारा ही नहीं। सो गाइस यही कहानी होती है। तो उम्मीद है थोड़ा जल्दी मैंने बोला, मेरी पहला स्टोरी था गाइस, तो अभी आपको थोड़ा सा ऐसे ही मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं इसको अच्छे से कर लूंगा। सो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना गाइस। ठीक है, बाय।